बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का टॉपिक, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हम आज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, पहले हम जानते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये कैसे बनता है, हमने ये पढ़ना है। ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसी है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट इन बिजनेस। बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले मुझे आपको ये बता देना चाहिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डिसीजन लेने में काम आता है। ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप है। क्या है कि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप है और इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये डिसीजन लेने में काम आता है आप डाटा के ऊपर। मीन कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा यूज हो रहा होता है, उस डाटा को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और आपके जो हायर अथॉरिटीज है उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो उस पर कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं इस स्पोर्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके फायदे हैं, ठीक है। कस्टमर के नीड्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, मार्केट कंडीशन जो चेंज हो रही होती हैं उनको टैकल कर लेता है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी एक बार सेल्स अप जाती है, फिर डाउन आ रही है, क्यों आ रही है, तो इसको प्रेडिक्ट करके वो आपको बताता है। ये आपको एनालाइज करता है कि भाई दिसंबर में आप कितनी सेल्स थी, जनवरी में इतनी होगी, फरवरी में इतनी होगी, मार्च में इतनी होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, जिसकी बेस पर आपको डिसीजन लेते हो वो इफेक्टिव डिसीजन लाएगा, क्योंकि वो आपके फैक्ट्स के ऊपर होगा, आपके डाटा के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो बिजनेस को रन करने वाले बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे वाले डिसीजन करते हैं और आपको डाटा जो है मिलता है वो भी एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं जो वो कंपाइल करके डिसीजन को सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है वो भी एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो बेस कर रहे होते हैं आपके डाटा के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही होती है डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स टू हेल्प देम टू रिस्पॉन्ड टू। वो ये क्या कर रहे हैं, कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। क्यों? वो इसलिए कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं मार्केट कंडीशंस पर, जो मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है ना उन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको एक डाटा चाहिए या फिर आपको एक डिसीजन लेना है। वो डिसीजन आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो डिसीजन लेके आपको बताता है कि ऐसे करो तो आपका बिजनेस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं बताएगा आपको कभी भी। मीन्स कि अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो ये नहीं बताएगा आपको कि भाई आपकी सेल्स कम हो रही है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो या फलां स्ट्रेटेजी यूज करो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके बेस, आपके डाटा की बेस पे बताएगा कि भाई आपकी सेल्स इतनी है, पहले इतनी थी, अभी इतनी है, वगैरह वगैरह, ये कम हो रही है, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों को बताएगा। बाकी डिसीजंस एट द एंड आप लोगों ने ही लेना होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्होंने नहीं लेना होता है, ये जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं उन्होंने लेना होता है, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं उन्होंने लेना होता है। ये सिर्फ आपको जो है एनालाइज करके फिगर्स कुछ बता देता है कि ये सिस्टम है, ये प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ये सेल्स प्रिडिक्शंस हैं, ये सेल्स हो रही हैं, यहाँ पे कंपनी इस मंथ में कम थी, इतना मंथ में ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह, क्यों हुई, वजह वगैरह वगैरह, ये बात हो जाते हैं। तो ये डाटा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इनको कंपनी ने यूज करी होती है ताकि मार्केट चेंजिंग मार्केट कंडीशन जो है उनको टैकल किया जा सके या उनको
रिस्पॉन्ड किया जा सके, ठीक है। और कस्टमर की जो नीड्स हैं वो भी जारी बात है कभी चेंज हो सकती हैं, या फिर जो कस्टमर की नीड्स हैं कम से कम जो कस्टमर क्या चाहता है आपसे, ठीक है, तो वो चीज भी आपको पता चलनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान में यामाहा कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है, पहले भी थी लेकिन फिर बंद कर गई, अब दोबारा बाइक्स दे रहे हैं वो। तो इन्होंने सबसे पहले YBR दिया, ठीक है, वो स्पोर्ट्स लुक वाला है, ठीक है, लेकिन वो शुरू में चला ही नहीं। लोगों को किसी की उसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही, किसी को बॉडी हैवी लग रही है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कोई मसला है, तो मज़ा नहीं आया। उन्होंने फिर एक YBG वर्जन दिया जो मजीद उससे बड़ा था और ज़रा डैशिंग टाइप था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं चला। फिर उन्होंने कस्टमर्स की फीडबैक ली कि भाई क्या चाहते हो, तो उन्होंने कभी हमें फैमिली बाइक चाहिए, ठीक है, जिसमें फैमिली बैठ सके, क्योंकि जो टैंकी का जो डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है YB और YBG में, वो फैमिली के बैठने के लिए सूटेबल नहीं है। ऊपर उसका सीटिंग पोस्चर जो है वो भी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है, ये लड़कों के लिए ही है जिन्होंने शशके लगाने होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो कंपनी ने वो फीडबैक ली और उस पर काम किया, और एज ए रिजल्ट YBZ आया जो फैमिली बाइक है प्योर, और इसीलिए उसकी मार्केट बाकी दोनों बाइक से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया कि, और डिसीजन लिया बेस्ड ऑन देयर सर्विस, बेस्ड ऑन देयर फीडबैक, बेस्ड ऑन देयर कंपनीज प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों, और चेंजिंग मार्केट कंडीशन। समझा की बात? अब एग्जाम्पल ये तरीका सही बैठा है आपके दिमाग में कि किस तरह से ये हुआ। तो अगर आपको स्टिल अभी समझ नहीं आई तो आपको YBG, YBR, YBG की पिक्चर देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इस चीज़ का कि जो फैमिली बाइक है वो उसकी नीड थी उन्हें, तो पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा बाइक की हुई है, तो वो कामयाब ठहरा। दिस इज accomplished by several types of management information system, decision support system and other information system। क्या होता है कि ये जो डिसीजन लेना होता है या डाटा ड्रिवन किया जाता है, ये कई तरह के मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, दूसरे नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी होता है आपका एक। इस तरह से डिफरेंट जो है वो आपके पास सिस्टम है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि भाई अब आपके पास एक लेवल है मैनेजरल डिसीजन मेकिंग का, उसमें पहले आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अब डिसीजन स्ट्रक्चर्स में क्या है कि पहले अनस्ट्रक्चर है आपके पास, फिर सेमी स्ट्रक्चर है, और सबसे नीचे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ जाती है। नीचे देखें सबसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ऊपर से अगर हम वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करें तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर सबसे टॉप पे आते हैं पिरामिड में, फिर उसके बाद टेक्निकल मैनेजमेंट आ जाती है, जो बिजनेस यूनिट मैनेजर एंड सेल्फ डायरेक्ट टीम्स जो होती हैं वो आ जाती हैं, और उसके बाद लास्ट में ऑपरेशनल मैनेजमेंट आ जाती है जो कि ऑपरेटिंग मैनेजर एंड सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स, ठीक है। राइट साइड पे इसके इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एडहॉक हैं, एमसीक्यू हैं, समराइज, इंक्रीमेंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, एक्सटर्नल, वाइड स्कोप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली क्या है, जो लेवल जो है मैनेजर डिसीजन मेकिंग के वो आपके पास है, एक अनस्ट्रक्चर्ड है, एक सेमी स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर्ड है। वन बाय वन देखते हैं ये क्या चीज़ है। जी, स्ट्रक्चर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑपरेशनल है। देखें स्ट्रक्चर जो आया है वो कहाँ पे है, वो सारा कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे लाइक कर रहा है, ऑपरेशनल पे आ रहा है। सेमी स्ट्रक्चर जो है वो आपका टेक्निकल मैनेजमेंट में आ रहा है, और अनस्ट्रक्चर जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ रहा है, इस जगह पे फॉल कर रहा है, उसकी बारे में आपकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या होता है, प्रोसीजर्स टू फॉलो व्हेन डिसीजन इज नीडेड कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। क्या होता है, वो प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब डिसीजन चाहिए होता है, कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस, हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एडवांस में, ठीक है। द प्रोसीजर्स टू फॉलो व्हेन डिसीजन इज नीडेड कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। यानी कि क्या क्या होता है इसमें, हमें जो भी डिसीजन लेना पड़े उसके बाद जो हमने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है वो हम पहले से बता सकते हैं कि भाई ये अगर काम हुआ तो हमें इन प्रोसीजर्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर बता दिया उन्होंने कि भाई अगर ये हुआ तो हमें इस स्ट्रक्चर अप्रोच को यूज करना है, अगर ये ना हुआ तो दूसरा हुआ तो हमें ये प्रोसीजर को यूज करना होगा और हमें अपना काम निकलवाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह।
अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, वो स्ट्रेटेजिक होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई इन एडवांस मोस्ट ऑफ द डिसीजन प्रोसीजर्स टू फॉलो। क्या होता है कि इसमें आमतौर पे एडवांस में हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द डिसीजन प्रोसीजर्स टू फॉलो, ज़्यादातर डिसीजन प्रोसीजर्स को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टाइम टैक्टिकल है ये। डिसीजन प्रोसीजर्स कैन बी प्री स्पेसिफाइड बट नॉट इनफ टू लीड अ करेक्ट डिसीजन। क्या होता है कि डिसीजन प्रोसीजर जो है वो पहले से प्री स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि हमें वो करेक्ट डिसीजन दे सकें। जैसे इसलिए सेमी स्ट्रक्चर बोला जाता है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कि करेक्ट डिसीजन तक लेके भी जा सकते हैं, श्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइडेड। आपकी अब यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। यहाँ पे सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम है और राइट साइड पे आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताए जाएंगे और उनको चेक किया जाएगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, और इन कॉरस्पॉन्ड टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमें क्या मिल रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें क्या मिल रहा है, इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स की पेश नजर। तो देखते हैं डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइडेड, यानी कि हमें डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड होती है या नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है या नहीं मिल रहा। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइडेड, यानी कि हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिसीजन सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जनाब ये हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमें कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चल सके कि वो अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमें मिलता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निक्स टू एनालाइज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यहाँ तक। इधर क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिससे हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। समझ आ गई, हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चलने शुरू हो जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको बताता है कि भाई यू आर गुड और बैड, पोस्ट करें तो वो हमें बता दिया आपकी यहाँ गुड होगी, एवरेज होगी, बेस्ट होगी, बट यहाँ फिर पुअर होगी। ठीक है, तो उसके मुताबिक कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के काबिल हो जाते हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक होता है इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी बार बार आना इस चीज का, इन्फॉर्मेशन फॉर्म का आना, ये पीरियोडिक होता है। एक्सेप्शन भी होता है, डिमांड में भी होता है, पुश रिपोर्ट से होती हैं और रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है पीरियोडिकली, यानी 2 माह बाद, 1 माह बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। एक्सेप्शन मीन्स के किसी एक्सेप्शन के तौर पर, डिमांड के तौर पे हो सकता है, पुश रिपोर्ट के तौर पे और रिस्पॉन्सेज के तौर पे हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटरेक्टिव क्यूरीज और रिस्पॉन्सेज की फॉर्म में आता है। यानी कि आप अपनी मर्जी की क्वेरी डाल सकते हो, कि किस तरह की इंटरेक्टिव क्वेरी डाल सकते हो और उसका रिस्पॉन्स गेट कर सकते हो, अपनी मर्जी का डाटा निकाल सकते हो उसमें से। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें प्री स्पेसिफाइड फिक्स फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है वो फिक्स होता है। एक तरह का, 2 तरह का या 3 तरह का, जितने भी तरह के होंगे वो फिक्स होंगे, उसी के बाहर आप जा नहीं सकते। उसी के अंदर है कि आपने इंफॉर्मेशन को गेट करना है और देखना है। वो टेक्सचुअल फॉर्म भी हो सकता है, वो टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा आपको मिले। इसमें क्या होता है, एड हॉक है, फ्लेक्सिबल है और एडॉप्टेबल फॉर्मेट है, यानी कि आप चार्ट्स के फॉर्म में भी देख सकते हो, आप डाटा के फॉर्म में देख सकते हो, आप CSV के फॉर्म में देख सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में डाटा को देखना चाहो तो आप ये अडॉप्टेबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरह से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की मेथोडोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ बिजनेस डाटा। क्या होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा होता है ना, वो कहाँ से बनाता है, वो आपका जो डेटाबेस के अंदर डाटा, बिजनेस डाटा पड़ा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और प्लस माइनस करता है उसको। मीन्स के प्लस माइनस मीन्स के किसी के साथ जोड़ दिया, किसी का तोड़ दिया, किसी के साथ मिला दिया, किसी का ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, वगैरह वगैरह।
ये चीज आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होती है, समझा गई। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एनालिटिकल मॉडलिंग ऑफ ए बिजनेस डाटा। क्या होता है, बिजनेस डाटा में एनालिटिकल मॉडलिंग होती है, उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है। समझ आ गई बात। सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक मार्केट में जाते हो, तो आपने कैटलॉगिंग करनी है, चीज़ों को रखने की तरतीब देखनी है कि यार लोग क्या खरीदते हैं ज़्यादातर, ताकि मैं तरतीब से रख दूँ एक चीज़, ताकि लोगों को ढूंढना ही ना पड़े, तरतीब से उठा लें। या फिर अगर कोई बंदा एक चीज़ खरीद रहा है तो दूसरी भी उसके साथ ही खरीदे जो उसके रिलेटेड हो। समझ आ गई। अब फर्ज करें अगर कोई बेबी मिल्क खरीदता है बेबी मिल्क के लिए, तो अगर साथ ही डायपर्स पड़े होंगे तो वो पॉसिबल है डायपर भी पिक करके अपने बास्केट में रख ले। ऐसा है कि नहीं, मुमकिन है कि नहीं? जिनके घर बेबीज होते हैं उनको, उनके लिए तो मुमकिन है। जिनके नहीं है, जो बेचारे सिंगल है, उनके लिए उन्होंने क्या करना है भाई। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एनालिटिकल मॉडलिंग ऑफ डाटा। अब ये एनालिटिकली बता सकता है कि सबसे ज्यादा से यानी सेल जो है, इसके बाद यानी कि जब चार पांच चीजें आप एक कस्टमर उठा रहा है, वो पैटर्न बता देता है आपको कि कस्टमर आते हैं उनके पास ये पैटर्न है, वो एक ये खरीदते हैं, यानी दो चीजें खरीदते हैं तो तीसरी ऑटोमेटिकली वो खरीदना शुरू कर देते हैं। मीन्स के यूं समझ लें कि एक ने ब्रेड ली है, एक ने अगर ब्रेड खरीदता है तो वही कस्टमर जो है वो एग्स भी खरीद रहा है, फिर एग्स के साथ वो बटर भी खरीद लेता है, मायोनीज भी खरीद लेता है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि जो लोग जो है, एक रूल बन जाता है एक तरह से कि जो ब्रेड एंड बटर खरीदेंगे वो एग भी खरीद लेंगे। ठीक है। इस तरह से हम फिर कैटलॉगिंग कर देते हैं। इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है एनालिटिकल मॉडलिंग में आती है, यानी कि वो पैटर्न्स, वो सेल्स प्रेडिक्शंस चेक करते हैं कि भाई क्या क्या बिका और किस किस पैटर्न से बिका, उसके मुताबिक वो रूल बना देते हैं और उस रूल के मुताबिक वो मॉडलिंग करके आपको बताते हैं कि किस तरह से डाटा आपका है। समझे? यानी कि डाटा को प्रेजेंट करते हैं फिर कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप ऐसे 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 करोगे तो लोगों का जो कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो कुछ ऐसा है कि वो इन तीन चीजों के साथ चौथी चीज भी खरीद लेते हैं और वो दूसरी है। तो इसमें कैटलॉगिंग में हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को, कि भाई वो चीज़ों को एक जगह पे रख लें, क्योंकि पॉसिबल है लोग वो खरीदते ही खरीदते हैं और इस तरह से सेल्स में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ठीक है। तो ये एक रूल बना दिया या रूल बन गया। और ये रूल किसने बनाया? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने बनाया, बेस्ड ऑन द बिजनेस डाटा। और इसको हम एनालिटिकल मॉडलिंग कहते हैं क्योंकि उसने डीप डाउन सर्च करके ये चीज़ हासिल की है। तो आमतौर पे आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा होता है। ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ट्रेंड्स की बात करते हैं, फिर मजीद इसकी डिटेल में जाएंगे हम। तो emerging class of application focuses on personalized decision support, modeling, information retrieval, data warehouse, what if scenario and support। बेटा इसके कुछ ट्रेंड्स हैं, यानी कि आपका जो emerging class एप्लीकेशन थी वो फोकस किस चीज़ पे कर रही होती है? वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि भाई आपका पर्सनलाइज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मॉडलिंग होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको रूल्स वाली कहानी बताई थी ना थोड़ी देर पहले, कि भाई ये रूल हम बाइंग पैटर्न्स के हिसाब से हम रूल को फाइंड आउट कर लेते हैं, रूल बना लेते हैं कि अगर जो ब्रेड एंड बटर खरीदेगा वो एग्स भी खरीदेगा, वगैरह वगैरह। इसे हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। हम मॉडल एक क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस डाटा, इसे हम मॉडलिंग बोल होते हैं। फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के डाटाबेस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको दोबारा से एक्सेस करने को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा जहाँ पे आपका स्टोर पड़ा होता है। व्हाट इफ सिनेरियोज में क्या होता है कि व्हाट इफ सिनेरियो, यानी कि क्या होगा अगर मैं इतना काम कर लूँ, क्या होगा अगर मैं इतना काम करूँ, वगैरह वगैरह। तो वो रिजल्ट्स जो है वो निकाल के आपको देगा व्हाट इफ सिनेरियो में। और रिपोर्टिंग में भी आपकी फिर रिपोर्टिंग होती है, सिंपल रिपोर्ट्स होती हैं आपके पास। जी। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है। ये वो एप्लीकेशन हैं जो जिनको बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बोला जाता है, यानी कि लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनसे इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग होती है।
तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है आपके पास, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग आ जाता है, डाटा माइनिंग आ जाता है, मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, और ये सारे आपके बिजनेस इंटेलिजेंस से लिंक कर रहे हैं। Decision support system use the following to support making of semi-structured business decisions. Semi-structured business decisions को सपोर्ट करने के लिए ये जो डिफरेंट लिस्ट बनी हुई है इसको ये फॉलो कर रहा होता है, यानी सपोर्ट करता है। इसमें आ जाता है आपके पास एनालिटिकल मॉडल, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, decision makers own insight and judgment, and interactive computer based model process। सबसे पहले एनालिटिकल मॉडल के बारे जाते हैं। इसमें मैंने वही आपको जब जैसे बात बताई है कि एनालिटिकल मॉडल में क्या होता है। एनालिटिकल मॉडल में आपके पास सिंपली आपकी ही डाटा की बुनियाद पर एक मॉडल क्रिएट किया जाता है और उसके कुछ रूल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, यानी हर मॉडल के ना रूल होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक वो फिर डाटा फाइंड आउट करता है। तो मॉडल में क्या होता है वो बेसिकली आप बताते हो कि किस तरह का अपने मॉडल क्रिएट करना है, वो फिर आप वो मॉडल क्रिएट होता है और वो मॉडल जो है उसके कुछ रूल्स बन जाते हैं। और वो कैसे रूल्स बनाता है, वो इस तरह से बना रहा होता है कि वो डीप डाउन सर्च कर रहा होता है आपके डाटा के अंदर और उसके पैटर्न्स को चेक करता है। रिपीटिंग पैटर्न आ सकता है, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता है, इसमें बाइंग पैटर्न चेक कर सकता है, लॉस पैटर्न चेक कर सकता है, वट इस तरह के डिफरेंट पैटर्न जो है वो चेक करता है। और उसके बेस पे एक रूल बनाया जाता है कि भाई अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो मुझे ये काम करना है। इसे बोलते हैं एनालिटिकल मॉडल। स्पेशलाइज्ड डिसीजन डेटाबेस, मैं अगेन बता दूं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुझसे डिसीजन नहीं देता, वो बस एक रूल बना देगा और उसके मुताबिक आपको डाटा निकाल के देगा कि भाई ये मेरे पास सब कुछ है, मुझे ये समझ आता है, ठीक है। वो अपने मुताबिक बताएगा, डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन आप लोगों नहीं देना। वो मॉडल जो है एनालिटिकल मॉडल के थ्रू वो आपको डाटा को डीप डाउन सर्च करके बता देगा कि भाई ये चीज आ रही है मेरे पास, आगे उसके ऊपर एक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वट एवर जो भी करना है, इट्स अप टू यू। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस में होते हैं डिसीजन सपोर्ट ऑन इंसाइट्स एंड जजमेंट, यानी कि आपके डिसीजन मेकर जो है उसकी अपनी इंसाइट, अपनी सोच और उसकी अपनी जजमेंट होती है कि उसने इस डिसीजन के साथ चलना है या नहीं चलना। एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग प्रोसेस, क्या होता है कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है। और decision support system are designed to be ad hoc, quick response system that are initiated and controlled by decision makers। कि आप आमतौर पे ये जो डिजाइन किया गया है ये एड हॉक है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होगा और इसको इनिशिएट किया जाता है, यानी कि स्टार्ट किया जाएगा और कंट्रोल करवाया जाएगा आपके डिसीजन मेकर से, यानी डिसीजन मेकर इसको चला रहे होते हैं, डिसीजन मेकर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनिशिएट कर रहे होते हैं। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में इसके पास तीन चीजें आती हैं। एक आ जाता है आपके पास इंटरफेस, एक आपके पास आ जाता है डेटाबेस, एक आ जाता है आपके पास डेटाबेस, और एक हो जाता है आपके पास डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये तीन चीजें हैं आपके पास, क्या है, ये तीन चीजें हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। अब एक इंटरफेस है आपके पास जो कि ये आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें लेगेंसी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, अदर सॉफ्टवेयर। यानी कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस जैसे अभी आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के या मोबाइल पे बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो, तो ये एक इंटरफेस ही है। जैसे मैं अभी आपको एक स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर के ऊपर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ आपको सारी चीजें, तो ये भी एक इंटरफेस है। इस तरह से आपके पास कोई मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल का भी एक अपना इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप उसको यूज कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपके पास, जिससे आप टच करते हो और आप कभी कैमरा खोल लेते हो, कभी डिफरेंट एप्लीकेशन खोल, कभी मैसेज में चले जाते हो, कभी व्हाट्सएप में चले जाते हो, वगैरह वगैरह। तो वो एक इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। अब उस इंटरफेस को किस तरह से पहुंचाया जा रहा है आपकी तरफ, ये काम मॉडल का होता है, ठीक है। और जारी बात है डाटा जो है, डाटा के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। तो डाटा में क्या होता है, आपका ऑपरेशन डाटा भी हो सकता है, मार्केट डाटा हो सकता है, सेल डाटा हो सकता है, कस्टमर अकाउंट डाटा हो सकता है। तो ये सारा कहाँ पे पड़ा है, डाटा मार्ट्स अंदर डाटाबेस, ये डाटा मार्ट्स है, यानी कि डाटा की मार्केट्स हैं। और ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये आपके डाटाबेसेस में पड़ी हुई है। ऊपर की जो लेयर है वो डाटा मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो कि डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डाटा को वैलिडेट कर रहे हैं, सैनिटेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एप्लीकेशन कर रहे हैं।
यानी रेप्लिकेशन मीन्स के दोबारा से जो रिपीट हो जाते हैं डाटा। इंटीग्रेट करना कहते हैं कि दो डाटा को आपस में मिला के दिखाना, इसको ये आमतौर पर जॉइंट्स के थ्रू होता है। तो सैनिटेशन है, वैलिडेशन है, वैलिडेट करना है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा एक जैसे निकाल के लेकर आना, ये जो काम जो है ये इतनी लेयर कार्य होती है। और ये काम कहाँ पे हो रहा होता है? ये काम आपका इस डेटाबेस के ऊपर हो रहा होता है और ये लेयर काम कारी होती है इस डेटाबेस के ऊपर। ये लेयर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शन की, ये डायरेक्टली आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है और उससे डाटा को निकाल रही होती है, डाल रही होती है, इंटीग्रेशन कर रही है, एप्लीकेशन कर रही है, वैलिडेशन कर रही है, डाटा एक्सट्रैक्शन कर रही है, whatever, जो भी कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसका काम है वो डाटा आपके मॉडल मैनेजमेंट फंक्शन यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना डेटाबेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका एनालिटिकल मॉडल जो है वो तश्कील दिया होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसके थ्रू आपका डाटा यहाँ से पहले निकाला जाता है और एनालिटिकल मॉडल के अंदर से गुजारा जाता है, यानी कि वो फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करता है, एनालिटिकल मॉडलिंग भी करता है, देखता है कि भाई ये जो डाटा है इसकी में कौन से पैटर्न चल रहे हैं, कौन सा रूल बनाना चाहिए, कौन से रूल बन सकते हैं, पॉसिबल रूल्स कौन से हैं, ज्यादातर पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह, डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसमें। ठीक है, तो ये वो एप्लीकेशन लेयर है जिसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का या फिर किसी भी इंटेलिजेंस सिस्टम का, वो लाई कर रहा होता है बेस्ड ऑन द एनालिटिकल मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, और जब ये एनालिसिस कंप्लीट करता है तो फिर ये आगे यूजर इंटरफेस को दिखाता है थ्रू मल्टीमीडिया, 3D विजुअलाइजेशन या 2D विजुअलाइजेशन, यूजर इंटरफेस के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, टैबलर फॉर्म के थ्रू आपको डाटा विजिबल हो जाता है। कहाँ पे होता है? लेगेंसी सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, वेब ब्राउज़र पे हो रहा है, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको दिखाया जा रहा होता है। और इसी तरह से यहाँ से जब डाटा आता है तो यूजर इंटरफेस से होते हुए, मॉडल मैनेजमेंट से होते हुए, डाटा मैनेजमेंट फंक्शन से होते हुए आपके डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है और यहीं से ऐसे ही निकल के इस तरह से आता है आपके पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कंपोनेंट की समझ आ गई होगी। तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं आपके पास, डेटाबेस है, यूजर इंटरफेस है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है मॉडल बेस, ये देखते हैं भाई मॉडल बेस जो है वो कैसे होता है। हमने मॉडल मॉडल की बड़ी बात की है कि मॉडल क्रिएट हो जाता है, मॉडल क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये मॉडल बेस क्या चीज़ है, चले आए आप उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए मॉडल यूज्ड इन कंप्यूटेशनल एंड एनालिटिकल रूटीन्स दैट मैथमेटिकली एक्सप्रेस रिलेशंस अमंग वेरिएबल्स। क्या हुआ? वो कह रहा है कि जो एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो जिसमें आपके मॉडल्स पड़े हैं, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो कंप्यूटेशनल्स में यूज हो रहा है, एनालिटिकल रूटीन्स में यूज हो रहा है, जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर रहे होते हैं आपके रिलेशंस को, यानी वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं ना, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं या इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा होता है उनको कंप्यूट किया जाता है, एनालिटिकल रूटीन्स लगाई जाती हैं और कंप्यूटेशंस की जाती हैं और उसके बाद रिजल्ट्स को निकाला जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट एग्जांपल्स में देखें तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, मल्टीपल रिग्रेशन फोरकास्टिंग है, कैपिटल बजटिंग, प्रेजेंट वैल्यू है। इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके पास, ओरिजिनल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड्स मैनेजर डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट दैट सपोर्ट मैनी डे टू डे डिसीजन मेकिंग नीड्स। क्या होता है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स जो है वो बताता है जो कि आपके डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग में काम आ रही है। ठीक है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स दैट सपोर्ट मैनी डे टू डे डिसीजन मेकिंग नीड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऐसे क्रिएट करता है जिससे आपकी डे टू डे डिसीजन मेकिंग नीड्स जो है वो पूरी हो रही है। इसके अलावा आपकी रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है, डिस्प्ले करता है और उसके रिस्पॉन्स लेता है, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ ऑपरेशनल एंड टेक्निकल डिसीजन मेकर्स हु फेस स्ट्रक्चरल डिसीजन। ये क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि आपके जो
ऑपरेशन और टेक्निकल डिसीजन मेकर्स है ना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, जो कि स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग को फेस करना होता है, मीन्स कि आपके ऑपरेशन और टेक्निकल डिसीजन को देखते हुए डिसीजन मेकर जो है वो डिसीजन लेते हैं, और स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग जो है उनके लिए वो प्रोसीजर्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर वो प्री डिफाइंड स्टेप्स क्रिएट कर देते हैं कि अगर ऐसे होगा तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल और टेक्निकल डिसीजन मेकर्स की जो नीड्स हैं वो पूरी कर देते हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर डिसीजन जो है जिनको स्ट्रक्चर डिसीजन का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Enables managers and analysts to examine and manipulate large amount of detailed and consolidated data from many perspectives, done interactively in real time with a rapid response to queries. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये आपके जो मैनेजर्स हैं और एनालिस्ट हैं उनको इस काबिल बनाता है कि वो एग्जामिन कर सकें, ठीक है, और मैनिपुलेट कर सकें बहुत बड़ी मिकदार में आपका जो डाटा आपको उनको मिल रहा है ना, एक बड़ी मिकदार का जो डाटा आपको मिल रहा है उसको वो एग्जामिन कर सकें, एनालाइज कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से। मीन्स के एक नज़र से नहीं, एक नज़रिए से नहीं, मुख्तलिफ नज़रिया के तौर पर, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के तौर पर, मुख्तलिफ एंगल से उस डाटा को देखें और एग्जामिन करें, एनालाइज करें कि ये डाटा जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह का डाटा है, और इससे क्या काम लिया जा सकता है या किस तरह का डिसीजन दिया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इंटरएक्टिवली होता है ये काम, रियल टाइम में होता है, और रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं इनकी क्यूरीज के। मेन की कुछ क्यूरीज दी जाती हैं कि अगर ऐसे ही हो तो ये क्यूरी निकला है, वो मुख्तलिफ क्यूरीज देते हैं जो इंटरेक्टिव उसी टाइम निकल आती है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, ये जो कंसोलिडेटेड डाटा जो की बात हुई है ना, इसमें ये होता है कि एक तरह की समरी होती है डाटा की। ठीक है, कंसोलिडेशन जो है एग्रीगेशन ऑफ डाटा, डाटा की एग्रीगेशन यानी कि जमा हुआ होता है डाटा, इंटीग्रेट हुआ होता है। डाटा अबाउट सेल्स ऑफिस रोल्ड अप टू ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी क्या होता है, एग्रीगेशन है, जैसे मैंने अभी बोला आपको एग्रीगेशन होती है, डाटा की एक तरह की बड़ी सी समरी दे दी जाती है। उसमें क्या होता है कि डाटा अबाउट सेल्स ऑफिस, यानी सेल्स ऑफिस का जो डाटा है वो किसी एक ब्रांच का होता है नॉर्मली। उसने कहा है कि जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज हैं उन सब का डाटा जो है वो रोल अप कर दिया जाए, यानी सबका बताया जाए कि सेल्स कितनी है या आपकी एक प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हुई है पूरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में। पहले तो एक है कि एक ऑफिस लेवल है, एक ऑफिस में, यानी कि एक, अब बैंक में देखो तो एक बैंक की ब्रांचेज जो है एक सिटी के अंदर कितनी ज्यादा होती हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट में देखो तो डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेज कितनी ज्यादा होंगी, नॉर्मली 5 to 7 तो होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अब मैं कहता हूँ कि भाई कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं पूरे के पूरे इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कितने कोई अमाउंट इकट्ठी होगी है बैंक के अंदर, तो वो बताई जा सकती है। ठीक है, मैनेजर को पता चल सकता है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा टारगेट इतना अचीव हो गया है वगैरह वगैरह। अब आगे ड्रिल डाउन की बात करते हैं, डिस्प्ले अंडरलाइंग डिटेल डाटा, एग्जांपल सेल्स फिगर बाय इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ड्रिल डाउन में होता है कि आप अंडरलाइंग डिटेल डाटा 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 जो है डिटेल डाटा है उसको देख रहे होते हो, डिस्प्ले करवा रहे होते हो। जैसे कि आपकी सेल्स फिगर है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की जो सेल्स फिगर है वो आप देखना चाहते हो कि हर एक प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो कितनी हो रही है, तो आप डीपली जाते हो, डीपली जाके देखते हो उन चीज़ को। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, viewing data from different viewpoints often perform along time axis। क्या होता है कि स्लाइसिंग एंड डाइसिंग में ये होता है कि आप अपने डेटाबेस का जो डाटा है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट से देख रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हो। यानी कि आप देखते हो कि टाइम एक्सिस के हवाले से बताया जाए कि दिसंबर में, जनवरी में, या जनवरी टू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन तीन चारों में हमारी सेल्स की प्रिडिक्शन की या सेल्स जो है वो कितनी रही है, और उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स मजीद आगे कैसी जा सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ज्योग्राफिकल डाटा भी यूज करता है टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्प्ले मैप्स एंड अदर ज्योग्राफिक ग्राफिक डिस्प्ले। तो ये जो ग्राफिकल
डेटाबेस है उसको यूज करते हुए ये मैप्स को डिस्प्ले कर देता है और ग्राफिक डिस्प्ले करता है, ठीक है। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको। स्पोर्ट डेटा डिसीजन, सॉरी स्पोर्ट डिसीजन अफेक्टिंग द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज। क्या होता है कि आपका ये उन उस तरह ये चीज यूज कहाँ पे होती है बेसिकली, ये यूज वहां पे हो रही है जहां पर आपने डिसीजन लेना हो कि लोगों को कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वसाइल दिए जाए, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि कहाँ कहाँ हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ कहाँ ऑफिस बनाए जाए, किस किस जगह पे रखा जाए वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली आपके उन डिसीजंस को सपोर्ट करता है जो कि आपके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपके लोग भी शामिल होते हैं, आपके सारे वसाइल शामिल होते हैं। वसाइल में आपकी मशीनरी भी हो सकती है, आपके ऑफिस लोकेशन हो सकती है, आपके ऑफिस का फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं रिसोर्सेज, कंप्यूटरिंग मशीनरी वगैरह कुछ भी, कोई भी चीज़ें, सेल्स की चीज़ें, इन्वेंट्री स्टोर, ये सारी चीज़ें। Often used with a global positioning system devices, आपका global positioning system ये सिस्टम जो है उसके थ्रू यूज होता है। डाटा विजुअलाइजिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं कि रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स डाटा यूजिंग इंटरेक्टिव थ्री डायमेंशनल ग्राफिक फॉर्म्स, चार्ट, ग्राफ एंड मैप। इसमें क्या हो रहा है कि हम डाटा को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट है कि डाटा विजुलाइजेशन सिस्टम, कि आपका जो डाटा आता है आपने किस फॉर्म में देखना है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको इंटरेक्टिव वे में किस तरह से दिखाया जा सकता है। तीन तरह की चीजें आपके पास, एक है चार्ट, चार्ट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, मैप के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि यूजर जो है इंटरेक्टिवली सॉर्ट कर देता है, सब डिवाइड करता है, कंबाइन कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है डाटा को व्हाइल इट इज इन अ ग्राफिकल फॉर्म। जब ग्राफिकल फॉर्म में हो तो वो उसको क्या कहता है, सॉर्टिंग उसकी कर देता है, इसको डिवाइड कर सकता है, मजीद छोटा बना सकता है, कम बड़ा कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे ये किसी ग्राफिकल फॉर्म में यूजिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से आपको क्या मिलेगा? decision support system involves interactive and analytical modeling process, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका इंटरेक्टिव और एनालिटिकल मॉडलिंग प्रोसेस होता है, और डिसीजन मेकर जो है आर नॉट डिमांडिंग प्री स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, दे आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। क्या होता है, डिसीजन मेकर जो होते हैं ना उनको पहले की पड़ी हुई इंफॉर्मेशन से गर्ज नहीं होता, उनको गर्ज होता है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो डाटा पड़ा हुआ है आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, इसको किसी प्रॉब्लम की नज़र में या फिर किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में देखा जा सकता है। तो इसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, यानी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स के क्या होंगे, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कोई चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ पहले से बेहतर हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम है अगर कोई, उसके सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। व्हाट इफ एनालिसिस, ऑब्जर्विंग हाउ चेंजेस टू सेक्टर वेरिएबल अफेक्ट अदर वेरिएबल्स। क्या होता है व्हाट इफ एनालिसिस में, क्या होता है व्हाट इफ एनालिसिस में देखा जाता है कि अगर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर हम वो चेंज कर देते हैं तो बाकी वेरिएबल्स पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। बस करें किसी प्रोडक्ट की कीमत जो है हम कम कर देते हैं, चेंज इंक्रीज कर देते हो तो उसका बाकी चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ इस तरह से देखी जा सकती है। Sensitivity in analysis, observing how repeated changes to a single variable affect the other variables। क्या होता है कि अगर एक सिंगल वेरिएबल में आप बार बार चेंज करते रहते हो, बार बार चेंज करते रहते हो, बार बार चेंज करते हो, तो वो कितना दूसरे वेरिएबल्स पर इफेक्ट पड़ता है। यानी एक प्रोडक्ट को अगर आप चेंज कर रहे हो या एक किसी वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो उसका बाकी वेरिएबल्स पर क्या असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका डाटा जो चेंज हो सकता है, या फिर आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। गोल सीक्वेंस एनालिसिस में क्या होता है, मेकिंग रिपीट चेंजेस टू ए सिलेक्टेड वेरिएबल। क्या है, मेकिंग रिपीटेड चेंजेस टू ए सिलेक्टेड वेरिएबल अंटिल चूजन वेरिएबल रीचेस टू ए टारगेट वैल्यू। गोल सीकिंग में ये होता है कि आप एक वेरिएबल है, ठीक है, आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू उस टारगेट तक चाहिए, यानी कि आप कहते हो 10, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू 10 तक चाहिए। तो उसको 10 तक लाने के लिए हो सकता है कि आप उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है,
उन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दो और उस वक्त तक चेंज करते रहो जब तक कि आपके उस वेरिएबल की वैल्यू आपके टारगेट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। इसे बोलते हैं गोल सेटिंग एनालिसिस। यानी कि आप समझ लो कि आप सेल्स प्रेडिक्शन करना चाहते हो या सेल्स कर रहे हो और आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल्स जो हैं उनमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को यूज करते हुए आपने चेंजेस करते रहना है जब तक कि आपकी सेल्स जो है वो बढ़ नहीं जाती। ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस फाइंडिंग एन ऑप्टिमम वैल्यू फॉर सेलेक्टेड वेरिएबल ह्यूमन असरटेन करते हैं। क्या होता है कि एक ऑप्टिमम वैल्यू दे दी जाती है सेलेक्टेड वेरिएबल को एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स के अंदर, लिमिटेशंस के अंदर। डाटा माइनिंग क्या होता है? डाटा की खुदाई करना। यूं समझ लो। प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थ्रू नॉलेज डिस्कवरी। क्या होता है कि आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है नॉलेज डिस्कवरी के हिसाब से। एनालिज वास्ट स्टोर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिजनेस डाटा। यानी कि आपके जो हिस्टोरिकल बिजनेस डाटा है यानी कि पहले का डाटा जो आपका पड़ा हुआ है चाहे पिछले साल का हो या पिछले महीने का हो, ये हिस्टोरिकल में आ जाता है। उसको वो अच्छी तरह से एनालाइज करता है, पैटर्न देखता है, ट्रेंड्स देखता है, कोरिलेशन देखता है। ठीक है, उसके बाद गोल क्या होता है? बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना गोल होता है डाटा माइनिंग। और इसलिए वो पैटर्न्स को देख रहा होता है, ट्रेंड्स को देख रहा होता है कि लोग कैसे परचेज करते हैं। कोरिलेशन क्या है? यानी कोरिलेशन क्या है कि अगर एक चीज साथ पड़ी है तो दूसरी चीज भी क्या वो दूसरी चीज से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह से ये चीजें देखी जाती हैं। एनालिसिस होता है फिर इसके ऊपर। एनालिसिस जो है वो रिग्रेशन हो सकता है, डिसीजन ट्री हो सकता है, न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, क्लस्टर डिटेक्शन होता है, बाकी बास्केट एनालिसिस हो सकता है। ये कुछ एनालिसिस है। ठीक है, जो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अप्लाई करता है। ये कुछ डिसीजन ट्री है, ये इनका आपको है नहीं पता, ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इनको खोल के बताया जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी निकलेंगी। तो रिग्रेशन है, ये एनालिसिस टेक्निक है, डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क है, क्लस्टर डिटेक्शन है और मार्केट बेस्ड एनालिसिस है। तो सबसे लास्ट